दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का ये 8वां भाग है, जिसमें हम संसद, राज्यसभा, लोकसभा और संसद की प्रमुख समितियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो सिविल सेवा परीक्षा, विभिन्न राज्यों की राज्य सेवा परीक्षा के सामान्य अध्ययन खंड के साथ साथ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा, जीआईसी प्रवक्ता, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का 8वां भाग। दोस्तों, आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है संसद, राज्यसभा और लोकसभा से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनसे। तो देखिए, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। लोकसभा का कार्यकाल बहुत ही आसान प्रश्न से शुरू किया गया है। आप जानते हैं लोकसभा का कार्यकाल दोस्तों 5 साल होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है और इसकी गणना लोकसभा की पहली बैठक से होती है। लोकसभा की पहली बैठक से लेकर 5 साल लोकसभा का कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बैठक के लिए विधानसभा की गणपूर्ति कितनी होती है। तो गणपूर्ति या कोरम जो होता है वो सदन के कुल सदस्यों का 1/10वां भाग होता है गणपूर्ति। तो विधानसभाओं के लिए जो अनुच्छेद 189(3) है उसके अनुसार जब तक राज्य का विधानमंडल जो है वो विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के विधानमंडल के किसी सदन या अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति 10 सदस्य या सदन के सदस्यों की संख्या का 1/10वां भाग इनमें से जो अधिक हो वो होगा। तो ये महत्वपूर्ण है, 1/10वां भाग सदन के कुल सदस्यों का बैठक के लिए विधानसभा की गणपूर्ति होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कौन सी विधि राज्यसभा के चुनाव में प्रयुक्त होती है। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है अप्रत्यक्ष विधि। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और इसमें अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप उपबंधित कहाँ है। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं उसमें संघ के मंत्री के लिए पद के शपथ का प्रारूप दिया गया है। ऑप्शन देखिए कि प्रथम अनुसूची में, द्वितीय अनुसूची में, तृतीय में या चतुर्थ में किस में दिया गया है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। तो सही उत्तर है दोस्तों भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची, जो तीसरी अनुसूची है उसमें मंत्री के लिए शपथ का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं कौन। तो सही उत्तर है लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्य करते हैं और लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है लोकसभा का प्रमुख पदाधिकारी होता है और सभी कार्रवाइयों का संचालन करता है। अगला प्रश्न है, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और 1951-52 में जो है संविधान का प्रथम चुनाव संपन्न हुआ था। जी.वी. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो सही उत्तर है जी.वी. मावलंकर। और लोकसभा का प्रथम स्पीकर कहा जाए तो स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष एक ही होता है दोस्तों। जी.वी. मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, यदि ये प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो इसका विनिश्चय कौन करता है। सही उत्तर है दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो जब विनिश्चय करता है तो ये निश्चय होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। ये प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों, इसमें हम ऑप्शन इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि आप इसको जानते हैं और केवल रिवीजन के लिए हम ये कर रहे हैं। तो देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब अध्यक्ष को बोलने का अधिकार होगा, वह अध्यक्षता नहीं करेगा, वह प्रत्यक्षतः मत देने का हकदार होगा और वह सदन में उपस्थित नहीं रहेगा। इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है, कौन कौन से कथन सही हैं।
तो दोस्तों 1, 2, 3 सही हैं, क्योंकि संसद में जब लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव चल रहा है तो वो संसद की अध्यक्षता नहीं करता है। इसके अलावा लोकसभा में बोलने और उसकी कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रथमतः ही मत देने का हक होगा, लेकिन मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत देने का हक नहीं होगा। तो 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संसद की किस समिति को संसद की तीसरी आंख कहा जाता है? संसद की तीसरी आंख किसे कहा जाता है? तो ये है दोस्तों लोक लेखा समिति या पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसको संसद की तीसरी आंख कहा जाता है, क्योंकि जो ये लोक लेखा समिति है दोस्तों, ये क्या करता है, विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के व्यय और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करता है। लोक लेखा समिति जो है भारतीय संसद की सबसे प्राचीन समिति है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से होते हैं, और इस समिति के सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है, और इसका कार्य विभिन्न मंत्रालयों के व्यय और नियंत्रण का लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करना होता है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संघीय कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो भारत में आप जानते हैं संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है, और जो संघीय कार्यपालिका है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय कार्यपालिका सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये लोकसभा के प्रति। और मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो सही उत्तर है दोस्तों मंत्रिपरिषद या कैबिनेट, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो सही उत्तर है लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न थोड़ा सा कठिन है। निम्नलिखित नेताओं के भारत के प्रधानमंत्री बनने का सही क्रम क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके चंद्रशेखर, वीपी सिंह, आई.के. गुजराल और देवगौड़ा। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है सबसे पहले वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989-90 में रहे, चंद्रशेखर 1990 से 91 में, एच.डी. देवगौड़ा 1996-97 में, और इंद्र कुमार गुजराल 1997-98 में। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद की अनुमति से राष्ट्रीय आपातकाल बढ़ाया जा सकता है कितने समय के लिए, आपको बताना है। संसद की अनुमति से जो आपातकाल है वो कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? अधिकतम 3 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, अनिश्चितकाल के लिए, या अधिकतम 6 महीने के लिए। तो सही उत्तर है संसद की अनुमति से जो राष्ट्रीय आपातकाल या इमरजेंसी है अधिकतम 6 महीने के लिए बढ़ाई जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 352 में ये कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है, और आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 माह के भीतर करना आवश्यक है। संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन के बाद आपातकाल 6 माह तक जारी रहेगा, और प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन से इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वास्तव में सभी महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? ऑप्शन देखिए, मंत्रिपरिषद द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की संयुक्त बैठक में, और प्रधानमंत्री द्वारा। तो सही उत्तर है दोस्तों नीति संबंधी यानी नीतिगत निर्णय मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट द्वारा ही लिए जाते हैं, और मंत्रिपरिषद केवल उन निर्णयों को लागू करने का काम करती है। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय सरकार को जाना जाता है? तो भारत में नहीं, संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायी सरकार के रूप में जाना जाता है। इसमें कार्यकारी अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति यानी भारत में जो है कैबिनेट लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब होती है? संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में, धन विधेयक के संबंध में, साधारण विधेयक के संबंध में, या भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में। तो सही उत्तर है साधारण विधेयकों के संबंध में दोस्तों दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, और अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है।
और संसद की संयुक्त अधिवेशन जब होती है तो इसकी उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक किसी राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने के लिए प्राधिकृत है? तो इसमें हम आपको ऑप्शन नहीं बताएंगे। दोस्तों, किसी राज्य की विधान परिषद को लागू करने या समाप्त करने के लिए संसद प्राधिकृत है। किसी भी राज्य के विधान परिषद की स्थापना और उसका उत्साधन संसद संबंधित राज्य के विधानसभा के प्रस्ताव पर करता है और ये अनुच्छेद 169 में वर्णित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है किसके समक्ष? लोकसभा के समक्ष, प्रधानमंत्री के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष या विधि मंत्री के समक्ष? तो सही उत्तर है दोस्तों, लोक लेखा समिति या जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसका प्रतिवेदन लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सही सदस्यों का चुनाव करना है आपको कि जो समितियां होती हैं उसमें से कितने लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो आप जानते हैं 22 सदस्य होते हैं दोस्तों लोक लेखा समिति में, और 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से, यानी कुल 22 सदस्य लोक लेखा समिति या पब्लिक अकाउंट कमेटी में होते हैं। भारत की जो संसद है वो व्यक्त होती है। पूछ रहे हैं किससे किससे भारत की संसद का निर्माण होता है, तो ये बहुत ही शुरुआती प्रश्न है। आप सभी जानते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखिए, इसी से संबंधित है। आप जानते हैं भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद की संरचना किससे होती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। भारत की संसद में शामिल हैं लोकसभा, राज्यसभा और जो है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा दोस्तों ये भारत की संसद में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत का संविधान भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रदान करता है किसको? मंत्रिपरिषद को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या संसद को? तो सही उत्तर है, भारत का संविधान भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करता है और ये वर्णन संविधान के अनुच्छेद 53 में किया गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में आहूत होती है किस संबंध में? संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन या साधारण विधेयक? तो अभी आपने पढ़ा है साधारण विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों की बैठक आहूत होती है। ये बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं और लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आपको बताना है। तो महत्वपूर्ण है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सही उत्तर है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो मंत्रिपरिषद जो है उसकी जो है उत्तरदायित्व तो सामूहिक होता है और ये संसद के लोकप्रिय या निम्न सदन के प्रति मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? तो सही उत्तर है दोस्तों, लोकसभा के प्रति। निम्नलिखित में से भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश कराने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश, उनकी स्थापना और सीमा परिवर्तन, ये सारी चीज़ें संसद को इसका अधिकार प्राप्त है। तो सही उत्तर है दोस्तों, संसद को नए राज्यों के प्रवेश कराने की शक्ति संविधान के द्वारा प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत किसे नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति है? तो ये है संसद। और संसद और एक गैर सदस्य अधिकतम कितनी अवधि के लिए मंत्री बना रह सकता है? तो सही उत्तर क्या है? आप जानते भी हैं 6 महीने तक कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना भी मंत्री बन सकता है और मंत्री पद पर बने रहने के लिए 6 माह के अंदर किसी सदन की सदस्यता उसको प्राप्त करना आवश्यक है।
अगला प्रश्न है संसद के किसी सदन की बैठक के लिए न्यूनतम गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए। तो आप जानते हैं ये गणपूर्ति समस्त सदन की संख्या का 1/10वां भाग होना चाहिए। अगला प्रश्न है भारत के संसद की एक सदन की गणपूर्ति कितनी होती है। तो ये सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग संसद की या सदन की गणपूर्ति होती है। भारत में संसद के सदन की गणपूर्ति कितनी है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा है। कुल सदस्यता का 1/10वां भाग। अगला प्रश्न है राज्यसभा के संबंध में कौन सही है। देखिए इसमें आपको बताना है कि सही कौन है। इसके सदस्यों का 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होता है, ये आपका सही है। और 1/3 3 वर्ष में रिटायर, सही नहीं है। सदस्यों का 2/3 प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर, ये भी सही नहीं है। और इसके सदस्यों का 2/3 प्रत्येक 3 वर्ष में रिटायर होता है, ये सही नहीं है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और इसके सदस्यों का 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होता है। अगला प्रश्न है राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन देखिए, राज्यसभा के सदस्य संबंध में कौन सा कथन सही है। यह विघटित की जा सकती है, तो ये सही नहीं है। राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती है दोस्तों। इसके अलावा प्रश्न ये है कि इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ये भी सही नहीं है। ये वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करती है, ये भी सही नहीं है। और यह विघटित किए जाने योग्य नहीं है, ये आपका सही कथन है राज्यसभा के संबंध में। अगला प्रश्न है राज्यसभा का सभापति निर्वाचित होता है किसके द्वारा। तो राज्यसभा का सदस्य संसद के सभी सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो आप जानते हैं राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, हालांकि ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है फिर भी। अगला प्रश्न है राज्यसभा को धन विधेयक पर कितने दिन के अंदर अपनी संस्तुति देनी होती है। तो ये संख्या जो है ये 14 दिन है। 14 दिन के भीतर राज्यसभा को धन विधेयक पर अपनी संस्तुति देनी होती है। और जो है धन विधेयक संसद के निम्न सदन अथवा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है देखिए धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा, लोकसभा, संयुक्त अधिवेशन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी आप को बताया गया है कि धन विधेयक या मनी बिल जो होता है ये लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 109 में ये कहा गया है कि धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया, और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न है राज्यसभा को अनन्य अधिकार या अद्वितीय अधिकार किसमें है। तो सही उत्तर है नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में राज्यसभा को अनन्य अधिकार प्राप्त है। और ये संविधान के अनुच्छेद 312 में वर्णित किया गया है कि दोस्तों राज्यसभा द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय संधियों को कार्यान्वित करने के लिए संसद संपूर्ण देश या भारत के कुछ राज्यों के लिए कोई भी कानून बना सकती है यदि। ऑप्शन है सभी राज्य सहमत हों, कुछ राज्य सहमत हों, संबंधित राज्य सहमत हों, और किसी भी राज्य की सहमति के बिना। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों, किसी भी राज्य की सहमति के बिना अंतर्राष्ट्रीय संधियों को कार्यान्वित करने के लिए संसद जो है वो संपूर्ण देश के लिए या भारत के लिए कुछ राज्यों के लिए कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की दृष्टि से क्रम पहचानना है आपको कि किन राज्यों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार से है। इसमें देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश हैं। तो सही क्रम आपको बताना है और वो भी कम से अधिक की ओर बताना है दोस्तों। राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है वो सबसे छोटे से अधिक की ओर बताना है। तो देखिए राजस्थान में 10 है, मध्य प्रदेश में 11, कर्नाटक में 12 और उत्तर प्रदेश में 31। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की दृष्टि से जो असेंडिंग क्रम है कम से अधिक की ओर राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से एक सदन की अध्यक्षता उस व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो कि उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो आप जानते हैं दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। इसलिए जो राज्यसभा है उसकी अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो कि उसका सदस्य नहीं होता है।
अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं हो तो कौन राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकता है? ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या भारत के महान्यायवादी। तो सही उत्तर है, राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं और उनको वही उपलब्धियां और वेतन दिए जाते हैं जो राष्ट्रपति को दी जाती हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ये प्रश्न देखिए पहले तो सही था, लेकिन अब इसका जो प्रावधान है वो समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था। 25 जनवरी 2020 को ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, क्योंकि 126वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया था, लेकिन आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने के आरक्षण को नहीं बढ़ाया गया था। तो ये प्रश्न जब पूछा गया था तो उस समय लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। तो देखिए कुल मिलाकर जो लोकसभा में सदस्यों के मनोनीत करने का अधिकार है वो समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आंग्ल भारतीयों का जो मनोनयन है उसको समाप्त कर दिया गया है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो सही उत्तर है 12 सदस्यों को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में ये वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति जो है संविधान में राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है और ये सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में उत्कृष्ट या ख्याति लब्ध व्यक्ति होंगे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो सही उत्तर है राज्यसभा में कुल 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जा सकता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए है। तो सही उत्तर देखिए राज्यसभा में 12 व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। देखिए कथन है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं और राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है, ये आपका सही नहीं है। तो इसमें पूछ भी रहा है कौन सा सही नहीं। इसके अलावा अन्य जो कथन है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये सही है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। तो भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता है क्योंकि ये एक अस्थायी सदन है। अगला प्रश्न है, कौन सी एक शक्ति केवल राज्यसभा में निहित है? तो वो शक्ति है दोस्तों नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने के लिए जो संस्तुति है, ये राज्यसभा की अनन्य या अद्वितीय शक्ति मानी जाती है। अगला प्रश्न है, औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होती हैं? तो आप जानते हैं अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान में संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके समक्ष उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा, राष्ट्रपति और जनता। तो सही उत्तर है दोस्तों राष्ट्रपति के प्रति मंत्री व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 75(2) में उल्लेख है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, जबकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ये अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है। दोस्तों ये अनुच्छेद कभी कभी पूछता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे या सामूहिक उत्तरदायित्व तो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 75(3) में। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है? आपको बताना है। तो दोस्तों भारत में जो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट है, उसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। और अनुच्छेद 74 में ये वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन के लिए संसद का अनुमोदन कितनी अवधि के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए? आपको बताना है। ऑप्शन है 2 माह, 6 माह, 1 वर्ष या निश्चित अवधि नहीं।
तो सही उत्तर है अनुच्छेद 356(1) के तहत राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा उसे इस बात का समाधान हो जाता है कि राज्य ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति के उद्घोषणा द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और यह 2 माह की समाप्ति के बाद ये उद्घोषणा जो है उसको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा और 2 माह की समाप्ति के बाद परिवर्तन में नहीं रहेगा यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन न कर दिया जाए। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2 माह के भीतर उसको अनुमोदित किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य व्यवहार के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 118, 119, 110 या 112? तो सही उत्तर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 118 दोस्तों संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य व्यवहार के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब बैठती है? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुलाते हैं। ये देखिए उनकी इच्छा होती है, दोनों के बीच कोई असहमति होती है, राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुलाते हैं, उन्हें प्रत्येक 5 वर्ष में मिलना चाहिए। तो सही उत्तर है जब राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक आहूत करते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बैठती है और इसकी अध्यक्षता, ये जो संयुक्त अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा का उपाध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच से चुना जाता है या प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है? दोस्तों राज्यसभा का अध्यक्ष आप जानते हैं राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति पदेन होता है और ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, जबकि राज्यसभा का जो उपाध्यक्ष होता है ये राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है किसके द्वारा? तो सही उत्तर है राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न है, 14वीं लोकसभा के उपाध्यक्ष पद पर किसे चुना गया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों चरणजीत सिंह अटवाल जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष थे 14वीं लोकसभा के, और वर्तमान में जो 17वीं लोकसभा है 17 जून 2019 से प्रारंभ हुआ है, इसके वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं। इन्होंने सुमित्रा महाजन के बाद इस पद को प्राप्त किया और लोकसभा के उपाध्यक्ष को विपक्ष से चुने जाने की परंपरा है। वर्तमान में ये पद रिक्त है क्योंकि लोकसभा में किसी विपक्षी पार्टी के पास 10% से अधिक सीट नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न भी है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? ऑप्शन है सभापति राज्यसभा, अध्यक्ष लोकसभा, राष्ट्रपति या विरोधी दल का नेता। तो सही उत्तर है संसद के संयुक्त अधिवेशन को दोस्तों राष्ट्रपति संबोधित करते हैं और अनुच्छेद 87 में ये वर्णन है कि राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र के आरंभ और प्रत्येक वर्ष के सत्र के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ संयुक्त रूप से संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेंगे और संसद को उसके आह्वान के कारण बताएंगे। दोस्तों अनुच्छेद 86(1) के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या एक साथ दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। और 86(2) में प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद को कोई संदेश भेज सकता है, ऐसे भेजे गए संदेश पर संसद शीघ्रता से विचार करेगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा और महत्वपूर्ण समितियों के संबंध में प्रश्नों को पढ़ा। इसका अगला भाग हम आगे प्रस्तुत करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये श्रृंखला जो हम चला रहे हैं आपके लिए कितना फ़ायदेमंद और उपयोगी हो रही है इसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।